कब्जे में आ जाए, अथॉरिटी का अधिकार उस पर हो जाए, लेकिन फोर्स नहीं जाती है। चौहान साहब से पूछने से पहले मैं कपिश जी के पास चलना चाहता हूँ। कपिश जी, आम तौर पर बयानबाजियाँ जो सियासी होती हैं वो तो खूब चल जाती हैं, लेकिन जब इस तरह के गंभीर मामले होते हैं तो आपकी पार्टी हो, कोई दूसरी पार्टी हो, विपक्ष का पूरा जो कुनबा है वो चुप्पी साध जाता है। लगता है कि नहीं यार, यहाँ कौन जा कर के मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालें। पता नहीं हमारे कितने लोगों का उसमें पैसा फंसा हुआ हो, कितने लोग उसमें फंसे हुए हों, या कितने लोगों का पैसा लगा हुआ है, माल कमा रहे हैं। कि एक बात तो बहुत स्पष्ट, पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में चल रही, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आपकी रिपोर्टिंग में जो पीछे सीन चल रहा है, जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, ये कोई 3 महीने में नहीं खड़ी हुई, वर्षों में खड़ी हुई हैं। योगी जी बड़े कॉम्पिटेंट थे तो क्या सो रहे थे क्या? या उनसे किसी ने पावर सीज कर दिया था? अगर किसी ने फ्रीज कर दिया हो तो मुझे बताइए। और बहुत सिंपल सी चीज, भू बंदोबस्त अधिनियम सन 1956 लागू होने के बाद जब सारी अराजियों को मैप बंद कर दिया गया, सबकी खसरा खतौनी तैयार हो गई, ये पता चल गया कि 1360 फसली से पूर्व कौन उसका संक्रमणीय एक का भूमिधर है। मैं आपको स्पेशल इसलिए कह सकता हूं कि मैं एडवोकेट हूं और तमाम जो राष्ट्रीय बैंक्स हैं उनकी मॉर्गेजेस को देखता हूं, उनके मनी सूटों को देखता हूं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जब खतौनी पे आप 30 साल का सर्च करोगे, जो सुखा अधिकार अधिनियम की राइट्स हैं वो सब इवेल करती हैं। जब हम लोग सर्च करते हैं तो देखते हैं कि जमीन की नवैयत कहां से शुरू हो रही है, ये किस व्यक्ति की जमीन थी जो भू बंदोबस्त अधिनियम लागू हुआ उसके पोजीशन में थी, जिसको घोषित हुई, और इस आराजी नंबर का वो मालिक था। उसके बाद वो किस तरीके से इनहेरिट हुई या विक्रय हुई या अन्य तरीके से विनिमय या अंतरण हुई, तो जो टीपीए के अंतर्गत किया गया। हम एक बात ये पूछ रहे हैं, अगर ये एक विशेष अधिनियम लागू करने के बाद अथॉरिटी ने उन जमीनों को अधिग्रहण किया और उसका नाम खतौनी पे चढ़ गया, और अगर किसी न्यायालय के अंदर किसी ने कोई केस नहीं किया है तो कोई डिस्प्यूट तो है नहीं। अगर किसी ने केस किया होता, जैसे मान लीजिए किसानों की जमीन है और उनसे जो है अधिग्रहित की गई, उनको मुआवजा दिया गया, नहीं दिया गया, अगर नहीं दिया गया तो हमारे किसान जाते हैं कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे सबसे पहले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से कब्जा पाना नहीं कपिश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये विवादित मामला होता, अगर ये अवैध कब्जा होता तो मामला कोर्ट में गया होता। मैं आपसे ये कहना हाँ, नहीं, आप क्लैरिफिकेशन चाहता हूं आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसानों का डिस्प्यूट होता, जैसे हाँ भाई ने कहा, समझ हाँ ठीक है, अगर ये होता क्लैरिटी है। तो लेकिन मेरा एक सवाल आपसे, आप कह रहे हैं किसानों का मामला नहीं है, लेकिन अथॉरिटी की जमीनें और कागजात मेरे पास बंडल के बंडल हैं, जो कागजात चीख चीख कर कह रहे हैं कि क्या धांधली चल रही है, ये कैसी साजिश है कि आप अरबों खरबों बना रहे हैं लेकिन कोई चूं चपड़ भी नहीं कर रहा है। मेरा सवाल आपसे कपिश जी है कि सब कुछ जानने के बाद आपकी समझ, हाँ बोलिए। मुझे 5 मिनट का समय दीजिए जी, मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा और लीगली करूंगा, क्योंकि हमारा तो पेशा यही है। बोलिए। हम लोग ट्रायल कोर्ट में हैं, इसलिए जितना जो साक्ष्य आते हैं, परिशीलन होता है, वो हमारे ही न्यायालय में होता है, वो अपीलीय न्यायालय में नहीं होता। वो अपीलीय न्यायालय की बस की चीज नहीं, वो अपील्स देखती है खाली वादित के बिंदुओं पर कि क्या उसमें लीगलिटीज है, क्या हमारी निचली अदालत ने नहीं देखा। जी बोलिए। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जब किसानों का डिस्प्यूट नहीं है तो अथॉरिटी की वो क्लियर भूमि है, उस पर किसी किस्म का किसी दूसरे का दखल नहीं। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसकी भूमि है और उसके जेई से लेकर के उसके जितने कर्मचारी हैं वहां काम कर रहे हैं, सबका सेक्टर बटा हुआ है, तो जब इतना लंबा निर्माण हो रहा है तो उनको पता नहीं है, वो सो रहे हैं और हमारी सरकार सो रही है कि कब्जा होने देते हैं, बहुमंजिली इमारतें। अब मेरा एक सवाल आपसे है और बड़ा मतलब एक आम आदमी की तरह है कि अगर सरकार है, एक व्यवस्था है, सत्ता है, प्रशासन है,
यह सब कुछ है, इनके पास अपना अधिकार है, जिम्मेदारियां हैं, दायित्व है, मैंने मान लिया। लेकिन विपक्ष भी अपनी एक भूमिका तो निभाता है, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, आपके जिला प्रमुख की तरफ से, आपके जिला अध्यक्ष की तरफ से कभी कोई यह मामला उठाया गया हो, कभी कोई आवाज़ उठी हो। मैं आपके इस सारी सफाई से, आपकी समझ पर मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपकी नीयत का सवाल है कि आप इधर उधर की ना बात कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मेरा सवाल बहुत सीधा आपसे। ये काफिला इसलिए लुटा कि जब किसी व्यक्ति का कब्जा होता है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो कोई विपक्षी दल ये नहीं जानता है कि उसके पेपर्स क्या कह रहे हैं। आपके भी संज्ञान में आज क्यों आया? इससे पहले आपके चैनल में कोई नहीं था उठाने वाला। मैं अगर ये पूछूं तो बात नहीं, नहीं हमारे चैनल मैं आता हूं, नहीं इस पर क्लैरिटी चाहिए। पिछले साल जून में हमने यह अभियान, ये एपिसोड चलाए और ये तय हुआ कि 43-47 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर हुई, मगर धीरे धीरे उन मामलों को वैसे ही रद्दी में डाल दिया गया और हालात जस के तस बने रहे। दोबारा आने का मतलब यही है कि यह जो अंधेरगर्दी है ये नहीं चल सकती है। खास करके वैसे लोग जो जिम्मेदार पत्रकार हैं, उनको लगता है कि नहीं, हौसला होना चाहिए और आपको टकराने का मादा अपने भीतर रखना चाहिए, इसलिए टकराहट है। छोड़ के तो हम भी जा सकते थे। राणा भाई, थोड़ा देर हमें कह लेने दीजिए, बोलिए, है ना, फिर उसके बाद आप क्वेरी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा क्रम टूट जा रहा है। मैं आपको एक चीज ये कह रहा हूं कि आपकी पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूं, आपके चैनल को सलाम करता हूं कि आपने एक अमुख मुद्दे को उठाया है जो हम तक भी नॉलेज करा रहा है। जब हम संज्ञानित होंगे तो निश्चित करेंगे। और दूसरी बात, जो जहां विधि कर सकती है, जहां हमारी एजेंसीज कर सकती हैं, विपक्ष केवल मामले को उठा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। और हमेशा जानिए, जब भी कोई कब्जेदार सही है या गलत है, वो दो लोगों के बीच में होता है, क्योंकि एक के पास कागज से उसकी स्वामित्व की अथॉरिटी होती है और दूसरे की कब्जे से होती है। केवल जो कब्जेदार है और जिससे हो रहा है, वो दो लोगों के बीच का डिस्प्यूट होता है, उसी को टाइटल सूट कहते हैं। और कब्जा स्वामित्व का द्योतक होता है। अगर भौतिक कब्जा किसी के पास नहीं है, जैसे हमारे माननीय लर्नेड काउंसिल कह रहे थे, मैं उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि जब किसी के पास भौतिक कब्जा है, वो भवन निर्माण करा रहा है, तो उसमें विपक्षी पार्टी कुछ नहीं कर सकती, सरकार ही कर सकती है। और सरकार भी अब क्या कहेगी? अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले ले, स्वतः संज्ञान ले ले और इनसे पूछे, तो क्या अथॉरिटी जवाब देगी कि हम साहब सो रहे थे, ये 7 मंजिल 8 मंजिल 10 मंजिल अपने आप बन गया? और सबसे बड़ी बात, रजिस्ट्री ऑफिस में अगर रजिस्ट्री हो रही है, 217 की रजिस्ट्री 266 में कैसे हो जाएगी? आपको वहां साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ता है कि हम इसके मालिक हैं। आपने कौन सा साक्ष्य प्रस्तुत किया? आपका रकबा और चौहद्दी ये कैसे जो है म्यूटेशन हुआ? उसका म्यूटेशन कैसे हो गया? खारिज दाखिल कैसे हो गया? तो बात यह है कि सभी मिली भगत है। ये नेक्सस जो है खादी का है, ये नेक्सस जो है बाहुबलियों का है, ये नेक्सस जो है प्रशासन का है। इसमें सबकी मिली भगत है और इसमें एफआईआर बिल्कुल इन सभी लोगों के ऊपर होनी चाहिए। और वास्तव में अगर जांच चली जाए तो नोएडा अथॉरिटी का कोई हाईएस्ट अधिकारी भी नहीं बचेगा और हमारे सरकार के अंदर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जेल जाएंगे, क्योंकि ये उनका कर्तव्य था। उन्होंने अपने कर्तव्य में लूप छोड़ा है, या जानबूझ के छोड़ा या अंडर इन्फ्लुएंस से छोड़ा है। तो ये सबकी मिली भगत है। और जहां तक योगी जी का प्रश्न है, आपको तो कहना चाहिए, नहीं आप सुन लें, योगी जी के से आप उम्मीद रखिए, क्योंकि हम भी रखते हैं कि उम्मीद का दामन थामे रखो, एक रोज सवेरा है। लेकिन योगी जी जो हैं, उनके पास लखनऊ का व्यवसायी आया था, उसका जो है वो कानपुर में बहुत ज्यादा जमीन कब्जा किया गया था, वो आंसुओं से रो रहा था, योगी जी ने भगा दिया था। पिपराइच के अंदर उनका अपना संस्थान है, महाराणा प्रताप संस्थान, जिसने किसानों की तमाम जमीनों को कब्जा कर रखा है, उसका हाई कोर्ट में केस चल रहा है। और इसी तरीके से तुलसीपुर में जो गोरक्षनाथ मठ का दूसरा मठ है, उसके अगल बगल जो ब्राह्मणों की जमीन है, उन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। वो अपने रास्ते के लिए लड़ रहे हैं। तो किसको माना जाए, कौन भूमाफिया है, कौन नहीं है, कौन भूमि के ऊपर काम करेगा? अगर कर रहे होते तो 9 साल से क्यों सो रहे? जो मामले कोर्ट में गए हैं, मैं मैं कपिश भाई आता हूं, जो मामले कोर्ट में हैं कि जाहिर है अदालती लड़ाई का हिस्सा है, तो फैसला कोर्ट कहीं ना कहीं करके देगा। लेकिन जिन मामलों ने अभी तक कोर्ट का मुंह नहीं देखा है और वो कब्जेदारों के हिस्से में हैं, मैंने, चूंकि मैं चलना चाहता हूं डी चौहान साहब के साथ, अभी कपिश ने जो कहा, क्या किसी के पास फिजिकल पोजीशन है ज़मीन का, तो वो
अधिकारी है या उसका कोई राइट बन जाता है? नहीं, जब तक आपका गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नहीं है तो आप उसके मालिक नहीं है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड ही इज द फाइनल प्रूफ एंड एविडेंस। तो इसमें मैं एक चीज़ जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एट द हाईएस्ट लेवल वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं। उनका काम नहीं है ये कि कब्जा हो रहा है तो रोकना या कब्जा कराना। दे गिव ए पॉलिसी स्टेटमेंट। और योगी जी ने ऑलरेडी जिस सिद्धांत पर वो काम करते हैं, संकल्प से सिद्धि तक, तो उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया है कि नहीं, उनका any बयान kind of- बहुत साफ है कि पिछली बार में इतने हाँ। बड़े पैमाने पर जो जमीन कब्जे से बाहर आई और एक लैंड बैंक तैयार हुआ, तो दोबारा भी अगर आप वहां हैं तो समझिए कि आपकी खैर नहीं है। देखिए, इस गवर्नमेंट का ये अचीवमेंट है जिसमें किसी गवर्नमेंट का अचीवमेंट नहीं है। माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन जो उसने कब्जा करके ली हुई थी, एलडीए की जमीन थी, वो वापस ली गई और वहां गरीबों के मकान बने और चाबी उनको दे दी गई और वो उसमें रह रहे हैं पोजीशन में। तो ये इस पे मुझे कोई संशय नहीं है कि सरकार की मंशा में कोई खोट है या खराबी है। उनकी तो मंशा बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। अब ये जो नीचे के अधिकारी हैं, नीचे की जो संस्थाएं हैं, नोएडा अथॉरिटी, एक पॉइंट आप रेज कर रहे थे कि साहब वो कहते हैं फोर्स नहीं मिला जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर अथॉरिटी में, जो ये इंपॉर्टेंट बड़ी अथॉरिटीज हैं, एक पुलिस का कंपोनेंट रहता है। और मैं वहाँ एसएसपी भी रहा हूँ नोएडा में और डीजीपी रहा हूँ। हम पोस्ट करते हैं पुलिसमैन को और हर एक के पास में कम से कम 100-150 लोग होते हैं। आंकड़ा कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन दे हैव सफिशिएंट फोर्स। यानी कि अगर ऐसा कुछ भी कहा जाता है तो सिर्फ बहाना है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सम एक्सक्यूज। और फिर देखिए, संवाद की बात होती है। सीओ नोएडा कैन इमीडिएटली पिक अप द फोन एंड टॉक टू पुलिस कमिश्नर कि हमें और फोर्स चाहिए, वो तुरंत दे देंगे। अगर आपके बीच में संवाद अच्छा नहीं है तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। और जो नोएडा अथॉरिटी में तो एक डिप्टी एसपी तैनात है इसी काम के लिए, 2-3 इंस्पेक्टर्स तैनात हैं और सब इंस्पेक्टर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं। तो वो तो मुझे मतलब कुछ उचित प्रतीत नहीं होता है कि इस तरह की कोई समस्या है वहां पर। समस्या इस बात की है कि आप अपना कर्तव्य तुरंत पूरा करें। जी, हमने आवाज़ सबको दी, हमने दरवाज़ा सबका खटखटाया। क्या डीएम, क्या एसपी, क्या अथॉरिटी, जितने भी जवाबदेह जिम्मेदार लोग हैं यहाँ, उन सब के लिए हमने फ़ोन किया। हमने तो उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं नंदी जी, उन तक को फ़ोन किया। पता चलता है कि इस पर बात नहीं की जाएगी। सवाल ये है आर.के. सिंह कि इस तरह से जब मामले चलते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका भी साफ दिखती है कि वो आगे बढ़ कर के वह कमान नहीं ले रहा है जिस कमान को लेने और काम करने की जिम्मेदारी या फिर उससे उम्मीद की जाती है, तो यह भी तो एक अजीब सी अड़चन है ना। अगर लीगली आप अपने किसी मामले को या इतने बड़े कब्जे को एक माफिया के हाथ से आप सरकारी ज़मीन को निकालना चाहें, प्रशासन अगर आपके साथ नहीं है, अथॉरिटी आपका साथ ना दे, तो मुश्किल तो बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए राणा साहब, इसमें 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि एक्सिक्यूटिव विल जो हाईएस्ट लेवल पे होता है, जैसे सीएम, उनके पास एक्सिक्यूटिव विल है कि हम इंक्रोच लैंड या लैंड माफिया से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराएंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर अपने आप में पूरी सिस्टम नहीं है। एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है जो नीचे की तरफ जाती है, जिसको हम लोग ट्रिकल डाउन कहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर चीफ मिनिस्टर कमिटेड है कि हम लैंड माफिया से ज़मीनों को मुक्त कराएंगे और नीचे के अधिकारी डिले डायलिंग कर रहे हैं, तो इसका 2 ही मंजर निकलता है। इधर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोल्यूशन है लैंड माफिया के साथ, या फिर ऊपर का इकबाल जो है नीचे के लोगों तक ना बिल्कुल फौरी तौर पे बिल्कुल स्पष्ट नहीं पहुंच पा रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली द चीफ मिनिस्टर वांट्स। वैसे सिचुएशन में अगर कोर्ट को थोड़ी देर के लिए अलग भी कर दें तो चीफ मिनिस्टर साहब को एक टास्क फोर्स गठित करना चाहिए। हर ज़िले में कितना लैंड जो आज के डेट में लैंड माफियाज के पास है, उसकी एक कम्प्लीटली छानबीन हो जाए, एक रिपोर्ट बन जाए और उस ज़िले के जिलाधिकारी को एक निश्चित समय दे दिया जाए कि मे व्हाट कम, आपको 30 दिन में, 32 दिन में, 50 दिनों में ये इंक्रोचमेंट या लैंड माफिया से इन ज़मीनों को आपको मतलब इस कब्जे से मुक्त कराना ही होगा। और नहीं कराते हैं तो पीरियडिक रिव्यू में वी विल टेक यू टू द टास्क।
तो ये एक फौरी ज़रूरत है और जो होनी चाहिए, क्योंकि देखिए लैंड माफिया को ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे पता है कि इफ़ द गवर्नमेंट विल टेक अ कोर्ट रूट टाइटल प्रूफ करने की अपना या उनका तो टाइटल लंबा मांगेगी, रास्ता तो है, इट वो विल समय टेक ज़्यादा हाँ। लगेगा। तो जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो इतनी लंबी है कि लैंड माफिया इस चीज़ का बहुत बेजा इस्तेमाल करते हैं। चौहान साहब, एक और सवाल मेरा है, क्योंकि प्लॉट लोगों को बेच दिए गए, आम लोगों को बेच दिए गए, फ्लैट्स बेच दिए गए, दुकानें बेच दी गई हैं। उन्होंने तो उस झांसे में आकर के उनको लगा कि ये सब कुछ तो वाजिब है, पेपर पे तो दिख ही रहा है, और वो जा कर के रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री भी करा लेते हैं। पता चलता है कि यह सब कुछ तो गड़बड़ झाला है। उस आदमी का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन उसका सब डूब जाएगा। तो क्या ऐसे ही कब्ज़ों के जरिए अपार्टमेंट खड़ा करने के बाद 200-300 लोग रहने लगे, या मॉल के भीतर बहुत सारी दुकानें आ गई, लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई लगा दी है, तो वो कानून का रास्ता रोक लेता है? आपने सीएम साहब का जो बयान दिखाया था उसमें बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि ये अगर साबित हो जाएगा, इसको डिमोलिश भी किया जाएगा, उनसे रिकवरी की जाएगी। तो रिकवरी जब की जाएगी तो जिनका पैसा जा रहा है आम नागरिक का, उनको पैसा दिया जाएगा, कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। और इसमें कोई मुझे शंका नहीं लगती है कि इस तरह का नहीं होगा। और जो ये इस तरह की खरीद फरोख्त हो रही है, इसमें मुझे एक चीज जरूर और ऐड करनी है कि जो ये गांव है सलारपुर जो आपने बताया था जी ये यमुना के डूब क्षेत्र में आता है। जी। मुझे तो दूसरा एक शक लगता है कि इसमें सरकार को आईआईटीज के प्रोफेसर्स को बुलाना चाहिए, इसकी स्टडी करानी चाहिए, स्ट्रक्चरल डिजाइंस जो ये इलीगल बिल्डिंग्स बनी उनकी चेक करनी चाहिए। ये पता चला लोग आगे रहने और वो बिल्डिंग गिर गई। सर, क्योंकि ये हैरत तो इस बात की है कि इसी अथॉरिटी ने उस इलाके में रजिस्ट्रियाँ बंद की हैं और ताबड़तोड़ रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। हमारे पास दस्तावेज तो इतने ज़्यादा हैं कि रजिस्ट्रियाँ दर रजिस्ट्रियाँ चल रही हैं, तो वहाँ कोई नियम कायदा है नहीं। तो कौन बुलाए और कौन देखे कि इनकी जान पर बनाई है या इनकी जान जाएगी? ये एक बड़ा सवाल यह भी है जो आप कह रहे हैं। नहीं, जरूर है। इसमें तो निश्चित रूप से जो मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि एक टास्क फोर्स गठित किया जाए जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स हो, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स हो, जिसमें लीगल ऑफिसर्स हो, लीगल ब्रांच के, और वो इसको पूरा एग्जामिन करें और जहाँ जहाँ साबित हो रहा है उनकी रिपोर्ट में तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं और इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए, अरेस्टिंग हो, फिर उसके बाद में नोटिस इश्यू हो, लोग रिकवरी हो, पैसे की, ज़मीन वापस डिस्ट्रीब्यूट करे, अपने अथॉरिटी अपने कब्जे में ले। तो ये सारी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लंबा प्रक्रिया है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। पर जैसे अभी कहा गया आरके सिंह ने कि विल की बात है, अगर आपके पास विल है आप इस प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं और सिटीजन को रिलीफ दे सकते हैं। जी, जहां आपके पास मंशा आपकी है कि ऐसा कर दिया जाए तो रास्ता आपके लिए निकलता है। मलिक साहब, मेरा एक सवाल आपसे है। आप चूंकि किसान नेता हैं और किसानों के साथ आपका मिलना जुलना, उनसे बातचीत चलती रहती है, सबको आप जानते हैं। इस इलाके में जितने किसान नेता हैं, वो टिकैत साहब के भी कुछ जाने पहचाने लोग हैं, उनके संगठन से भी हैं यहाँ, वो भी यहाँ लठैती करते हैं, वो भी आकर के अपने लोग खड़ा कर देते हैं। तो ये एक तरह से धांधली है ना कि आप उस माफिया के साथ उसका लठैत बन के खड़े हैं। आप किसान नहीं हैं दरअसल। राणा जी, ये तो कहना गलत होगा कि लठैती करते हैं या मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि किसान को सबसे कमजोर माना जाता है। मैं किसानों की बात कह ही नहीं रहा, मैं तो किसान परिवार से खुद आता हूँ। मैं तो किसानों के नाम पर वो हरी टोपी पहन करके एक जो जमात आती है, गिरोह आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, देखो, आप हर किसी को, हाथ में 5 उंगलियां होती है, सब बराबर नहीं होती। मछली एक भी तालाब को गंदा कर देती है। हर कैटेगरी में, हर विभाग में कहीं ना कहीं गलत लोग होते हैं। आपके मीडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नामी गोदी मीडिया दे दिया गया है। तो सबको एक साथ बदनाम नहीं किया जा सकता। पुलिस में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, कुछ लोग हैं जो काफी भ्रष्ट होते हैं। तो सबको एक तराजू में नहीं तोला जाता। नाम और बदनाम से फर्क नहीं पड़ता है, उसको अपने अधिकार से फर्क पड़ता है। अपनी गाड़ी कमाई को बचाने की चिंता उसके पास रहती है। वही कहने जा रहा हूं। जमीन है। मैं एक मिनट रोकना चाहता हूं। जो तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये खसरा नंबर 217-226 का वीडियो है। आप, यह सरकारी ज़मीन है और कब्जा करके यहाँ मॉल बन गया।
ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस ज़मीन के ऊपर मॉल बन गया। दस्तावेज़ आप जाकर देख लीजिए, खसरा नंबर 217, 227, 226, और इसके ऊपर ये है अथॉरिटी की ज़मीन और इसके ऊपर मॉल बन गया। तो जो कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं कि कोई 1-2-4 दिन के भीतर तो होता नहीं है, ये महीनों में और सालों के भीतर जाकर के खड़ा होता है। तो आप उस रास्ते तो से आपको भी मुतक्किर पता है कि ये एक आदमी नहीं कर सकता, ये पूरा तंत्र होता है और इसमें कहीं ना कहीं सरकारी लोगों की मिली भगत से ये काम होता है। तंत्र, लेकिन अधिकार और कानून दोनों का गला करके घोट तो नहीं सकता है ना। हमारी आवाज किसानों इसीलिए ने, है, ये यशवंत चर्चा जी, मैंने इसीलिए किसानों की ने डी एस कब्जा चौहान साहब करके को नहीं बार बार बनवाया मैं है। जोड़ता हूं, इसलिए कि कम से कम एक इत्मीनान हो लोगों को कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा नहीं होगा। अगर ये हालात आज की तारीख में ऐसे ही हैं, धांधली से भरे हुए, षड्यंत्र से भरे हुए, अवैध कब्जों से भरे हुए, तो ये हालात नहीं होंगे, कल बदलेगा। तो बदलाव को लेकर के कोई भी लड़ाई जो लड़ी जाती है उसमें सिर्फ हौसला और नीयत का सवाल होता है, और ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। इसलिए बार बार हम आपके साथ बैठते हैं, आप लोगों के साथ, और बार बार हम कहते हैं कि ये है और ये देखिए हो रहा है, ये चल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने कान में तेल डाल करके, आंखों में पट्टी बांध करके अपने आप को बहुत ही ताकतवर मान लिया है और कुर्सियों पर वो काबिज़ हैं, तो उनको अगर इस बात का मुगालता है तो यह मुगालता भी कुछ समय बाद ख़त्म होगा। तो ये उम्मीद जो होती है वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आप नेक नीयत से और मजबूती के साथ लगातार कोशिश करते हैं उस धांधली अंधेरगर्दी के ख़िलाफ़ जो आम आदमी का गला घोंट रही है, और वो सरकार की ज़मीन जो हमारी आपकी होती है उस पर ताबड़तोड़ कब्ज़ा करती जा रही है और अरबों करोड़ों बनाती चली जा रही है। मैं मलिक साहब कुछ कह रहे हैं, आप कह लीजिए, फिर मैं मेहमानों के पास चलता हूँ। जी कह रहा था, जो बिल्डिंगें बनी है किसान ने, किसी ने नहीं कब्जा किया, ना किसान वहां कब्जा कराने गए। ये जो उस अथॉरिटी के अधिकारी थे या प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्हीं की देखरेख में कब्जा हुआ है। किसान तो मान लिया कहीं कोई दिक्कत हो रही है, किसी किसान का वहां पर आ रहा है, तो सहयोग के लिए संगठन जा सकता है, लेकिन किसान यूनियन कहीं जाके बिल्डिंग नहीं बनाती, कब्जा नहीं करती। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि किसान अनपढ़ होता है, उसको बहला के फुसला के कुछ लोग उसको आगे करके अपना लाभ उठा सकते हैं, हम इस बात को मानते हैं। क्योंकि आप भी जानते हो कि जो भू माफिया हैं या बड़े बिल्डर हैं, वो जैसे आर.के. सिंह जी ने कहा और चौहान साहब ने कहा, कपीस भाई ने भी कहा कि इनके पास पैसे की पावर होती है, और पैसे की पावर से ये जब बड़े बड़े अधिकारी को खरीद लेते हैं, पॉलिटिशियन को खरीद लेते हैं, तो हो सकता है कुछ किसानों को भी अपने साथ लगा लेते हो अपने निजी लाभ के लिए, क्योंकि वो लोकल लोग होते हैं। लोकल लोगों से इनको ये फायदा होता है कि 2-4 लोग अगर इन्होंने अपने वहां के इकट्ठा कर लिए तो आम पब्लिक नहीं बोलती है और इनको कब्जा करने में आसानी हो जाती है। तो वो चोला आप हरा भी ओढ़ सकते हैं, लाल भी ओढ़ सकते हैं, पीला भी ओढ़ सकते हैं, तो चोला किसी का भी हो सकता है। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि वो कहीं ना कहीं पैसा की दम पे वो काम होता है, और उसमें किसान से लेके अधिकारी से लेकर नेता तक सब इन्वॉल्व होते हैं। कुछ हद तक आपकी बात सही है कि जब किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है तो पैसा सर चढ़ करके बोलता है। नहीं, पैसा भी वो कहीं बाहर से नहीं आया यशवंत जी, वो पैसा भी बाहर से नहीं आया। 10 रुपए की चीज को 10 लाख में बेचा गया है, पैसा भी वहीं से है। आप इसी जमीन से और यहीं की लूट से, यहीं के धतकरम धंधों से आपने वो पैसा बनाया है, लेकिन पैसा फिर पैदा करता है, पैसा फिर पैदा करता है, पैसा एक अराजक स्थिति वो पैदा करता है। अराजकता जो है कमा रहे हैं, 20 रुपए वो हमेशा व्यवस्था को चुनौती देती है। डी.एस. चौहान साहब, चूंकि अब मेरे पास 1 मिनट बचा हुआ है, आपने लगातार हमारी सीरीज़ देखी है और आज जो वीडियो हम दिखा रहे हैं 217, 226, ये 2 प्लॉट्स हैं और ये 2 आज भी सरकारी कागज़ों में अथॉरिटी की ज़मीनें हैं, लेकिन मॉल बना हुआ है। ये जो सिलसिला है ये लगातार चलता हुआ, ना तो हम रुकेंगे ना हमारा ये अभियान रुकेगा, लेकिन इसके रुकने की कोई उम्मीद आपको दिखती है? मैं कभी आता हूँ आपके पास, 33 सेकंड सबसे लूँगा। देयर इज अ गुड टीम नाउ। आज वहाँ अभी नोएडा अथॉरिटी में अच्छी टीम है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और इसमें डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, कंसर्न पार्टी को हियरिंग के लिए बुलाएंगे और उसके बाद में वो जो एज पर रूल्स जो एक्शन होता है वो लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी सेट जजमेंट है कि विदाउट गिविंग एडिक्वेट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी
टू द अदर पार्टी आप इस तरह का कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो वो फॉलो करेंगे प्रोसीजर, और ये प्रोसीजर के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया है जी। कि आप 2 साल तक ये नोटिस एक उम्मीद है कि दिस इशू विल बी रिजॉल्व्ड अल्टीमेटली। कपिल श्रीवास्तव, यस। पर आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं अनम्यूट हूँ। जी आप बोलिए। मेरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार मैं आपकी ये खतौनी देख रहा हूँ जिसकी घाटा संख्या की आप बात कर रहे हैं, जिस पर कि स्पष्ट है कि वो नोएडा अथॉरिटी की है। अब चीज़ ये है कि अगर इन लोगों के बीच में आपसी क्या कोई एग्रीमेंट है या नहीं, जिनका मॉल है या जो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि अगर 99 साल की लीज पर हुआ या परपिचुअल लीज है अगर इस तरीके की, तो उस पर ओनरशिप तो उसी की दिखेगी। तो एक चीज़ तो ये क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको कह दूं कि देखिए बहुत सीधी सी बात है कि उम्मीद का दामन थामे रखिए कि रोज़ सवेरा आएगा, लेकिन हकीकत जो कानूनी लड़ाई की है वो यही है, जिस दिन आप कब्जा करने, जिस दिन आप गिराने जाएंगे इस मॉल को या इन बिल्डिंगों को, तो वो निश्चित रूप से कोर्ट की शरण में जाएगा। और कोर्ट तब सरकार से पूछेगी कि साहब ये जब 2 साल 5 साल में बन रहा था तो आप सो क्यों रहे थे? उसका जवाब ये क्या देंगे, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है, भाई, ये ऐसा तो है नहीं। ये मसला जो है कई सवालों के साथ दूर तक जाता है, लेकिन आज की तारीख में वो नोएडा अथॉरिटी के भीतर या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के दायरे में जितनी ज़मीनें हैं जिनके ऊपर अवैध कब्जा लगातार होता चला गया, उन पर मकान बना दिए गए, बेच दिए गए। अभी कपिल जी बोले थे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैंने चूँकि समय की कमी है, आप महर्षि संस्थान अपनी तरफ से एक आदमी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो बुलाता है किसी और को, रजिस्ट्री वो कर देता है 10 लोगों की तरफ से। अब ये क्या गड़बड़ झाले हैं, मैं अगर समय रहता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन वो दस्तावेज़ हैं, सब कुछ हमारे पास है। अब यह जो अभियान है, और मैं एक बार फिर कहता हूँ, एक जिम्मेदार जवाबदेह चैनल के नाते, उसके संपादक के नाते, कि जो गलत है वो गलत है। जो कानून को धता बता करके आप कर रहे हैं वो सरासर गैर कानूनी है। अगर पैसे के दम पर, रसूख के दम पर, ताकत के बूते कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जो आम आदमी के हक का गला घोंटता है, तो ये लंबा नहीं चल सकता है, क्योंकि हम हैं और हमारी नज़र है। मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब हैं, आप हौसला देते हैं, रास्ता बताते हैं और इस पर अपनी बात खुल करके रखते हैं। अब छोटा सा ब्रेक का वक्त है। ठीक 9 बजे मेरी आपकी मुलाकात फिर होती है न्यूज़ मास्टर में। तब तक के लिए